हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं और वो है मीनिंग एंड सिम्टम्स ऑफ हिस्टीरिया। हिस्टीरिया के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, पर आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसका अर्थ क्या है और उसके कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो कि एक हिस्टीरिया के पेशेंट्स में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि हिस्टीरिया जो कि पुराने समय में हिस्टीरिया के नाम से ही जाना जाता था, जो कि एक सोमैटोफॉर्म डिज़ॉर्डर है और लेकिन अब उसका नाम बदलकर कन्वर्शन डिज़ॉर्डर या फिर कन्वर्शन हिस्टीरिया हो गया है। तो हम लोग आइए इसको पढ़ते हैं कि वो क्या है। सोमैटोफॉर्म डिज़ॉर्डर के अंतर्गत जो हिस्टीरिया है वो उसका अर्थ क्या है। Hysteria is a type of mental disorder in which a wide variety of sensory, motor और psychic disturbance may occur। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरह का ये मेंटल डिज़ॉर्डर है। जैसे कि हमने पहले भी बतलाया था कि दो तरह के मेंटल डिज़ॉर्डर्स होते हैं, न्यूरोसिस एंड साइकोसिस। तो ये न्यूरोसिस के अंतर्गत आता है, जो कि हल्के प्रकार का मानसिक रोग होता है, जिसमें सेंसरी, मोटर और साइकिक डिस्टर्बेंसेस पाया जाता है। यानी कि संवेदी जो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ज्ञानेंद्रियाँ, उसमें, फिर मोटर जो हमारे हाथ पैर और लिम्स होते हैं उसमें, और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस इसमें पाया जाता है। इट इज़ अ स्टेट इन विच अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल के नॉट कंट्रोल देयर इमोशंस, फॉर एग्जाम्पल के नॉट स्टॉप लाफिंग, क्राइंग, शॉटिंग एक्सेट्रा। यानी कि एक ऐसा स्टेट होता है जब व्यक्ति को इसका दौरा पड़ता है, जब ये सिम्टम्स उसके अंदर आते हैं, तो वो व्यक्ति जो है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। यानी कि अगर गलत समय में गलत तरह का इमोशंस वे लोग शो करते हैं, या फिर अगर किसी तरह का इमोशंस है, जैसे कि हंस रहे हैं तो हंसते चले जाएंगे, दे कैन नॉट स्टॉप क्राइंग, रो रहे हैं तो रोते रह जाएंगे, अगर चिल्ला रहे हैं तो पूरे ज़ोर से चिल्लाना शुरू करेंगे। तो ये सभी क्रियाएं जो है वो नॉर्मल क्रियाएं हैं, परंतु हर किसी का एक मापदंड बना हुआ है, हर एक नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स के अंतर्गत हम लोग ये सब क्रियाएं करते हैं, परंतु इनका जो है वो अनकंट्रोल्ड इमोशंस होता है। इट इज़ एन अनकंट्रोल्ड आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन, अभी हमने बतलाया वही। और फियर, डर भी होता है उनके अंदर, किसी न किसी प्रकार का डर होता है। ऑफन कैरेक्टराइज बाई इर्रेशनैलिटी, लाफ्टर, वीपिंग एक्सेट्रा। यानी कि इर्रेशनल होता है, उसमें किसी तरह का कोई तर्क, अतार्किक होता है, किसी तरह का तर्क नहीं होता उसमें। A psychoneurotic disorder characterized by violent emotional outbreaks, disturbance of sensory and motor functions। ये हमने पहले भी बतलाया अभी आपको कि एक साइकोन्यूरोटिक डिज़ॉर्डर है, हल्के प्रकार का मानसिक रोग है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि वॉयलेंट इमोशनल आउटब्रेक्स होता है, जैसे कि जब इमोशंस जब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो बहुत वॉयलेंट रूप भी कभी कभी ले लेता है। और सेंसरी और मोटर फंक्शंस में भी काफ़ी इसमें डिस्टर्बेंसेस पाए जाते हैं। एक बात और बता दें, हिस्टीरिया का जो इतिहास है उसमें हिपोक्रेट्स नामक एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने ये कहा था कि ये रोग महिलाओं का रोग है। उन्होंने इसका नाम दिया था महिलाओं का रोग। और किस लिए महिलाओं का रोग है? क्योंकि उनके गर्भाशय, उनका जो गर्भाशय होता है महिलाओं में, यूट्रस, वो शरीर में घूमता रहता है। उनका ये कहना था कि गर्भाशय का घूमना महिलाओं में संतान उत्पत्ति की चाहत का परिणाम होता है। हर महिला चाहती है कि उसके संतान हो, और उन्होंने इस तरह का नाम लिया था। लेकिन सिगमंड फ्रॉयड ने कहा कि नहीं, हिस्टीरिया क्या होता है, उन्होंने उनकी बातों को अस्वीकृत किया और ये कहा कि हिस्टीरिया का संबंध रिप्रेस्ड इंस्टिंक्ट से होता है, जो हमारे दमित जो इच्छाएं होती हैं उनसे होता है, तथा ऐसे मूल प्रकृतियों को जानबूझकर जो हम लोग दबाते हैं और उसके बाद उसका डिस्टिंग्विश्ड फॉर्म में उसको अभिव्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा? कन्वल्शंस के द्वारा, या फिर और बहुत सारे ऐसे हैं सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस होते हैं, हिस्टेरिकल पैरालिसिस होता है। तो ये किसी न किसी मोटर ऑर्गन्स को या फिर हमारे शरीर को कहीं ना कहीं से प्रभावित करते हैं। Definition of hysteria. Hysteria is a psychoneurosis marked by emotionally excitability and disturbance of the psychogenic, sensory, vasomotor and visceral functions। यानी कि इसमें जो जो अभी हमने बतलाया सब कुछ इसमें निहित है। इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, इमोशनल एक्साइटमेंट होता है जिसको वो लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और साइकोजेनिक, सेंसरी, मोटर और विसरल फंक्शंस जो होते हैं उसमें भी डिस्टर्बेंसेस पाए जाते हैं।
इट इज़ अ बिहेवियर एग्जिबिटिंग ओवरवेलमिंग और अनमैनेजेबल फियर और इमोशनल एक्सेस, यानी इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्सेस उनमें देखा जाता है। वो फ्लेड एंगर, फ्लेड फियर, हर चीज़ इमोशंस बहुत हाई वॉल्यूम में पाया जाता है इनके अंदर। और डर भी, अनमैनेजेबल डर होता है, जो मतलब फियर होता है, तो वो भी उसके अंदर होता है। और आज इसका नाम, टुडे इट इज़ नेम्ड एज कन्वर्शन डिसऑर्डर। तो ये है हिस्टीरिया के बारे में जो हमने अभी आपको बतलाया। इसके जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो हम लोग देखते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि कभी कभी सांस लेने में तकलीफ़ होती है। एंजाइटी, चिंता होती है। फेंटिंग, बेहोश भी हो जाते हैं ये लोग। नर्वसनेस, बहुत ज़्यादा घबराए होते हैं इन लोग। इंसोम्निया, नींद की कमी होती है इन लोगों में, सो नहीं पाते। सेक्सुअल फॉरवर्डनेस, सेक्सुअल परवर्शंस और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में डिस्टर्बेंसेस होता है। इरिटेबिलिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है उनके अंदर। एजिटेशन, बहुत ज़्यादा आक्रामकता होती है, उत्तेजना होती है बहुत ज़्यादा। एक बात और हम आपको बताते चलें कि कभी कभी हिस्टीरिया को और मिर्गी को, एपिलेप्सी को, दोनों के बीच में कन्फ्यूजन होता है। लेकिन ये कन्फ्यूजन को भी हम लोग दूर करेंगे, क्योंकि इसमें जो बातें हैं, जो हिस्टीरिया और जो उसमें होता है अ, मिर्गी में, इसमें कुछ ऐसे मापदंड हैं जिसके आधार पर हम लोग इन दोनों को अलग कर सकते हैं। जैसे कि उन लोगों का जो मिर्गी में क्या होता है कि उन लोग लोगों के बीच में उन लोग को होता है, जो फेंट होता है करते हैं उन लोग, तो लोगों के बीच में। लेकिन ये इसमें जो होता है जो हिस्टीरिया में होता है वो हमेशा अक्सर अकेले ही होता है। तो और भी बहुत सारे ऐसे हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लोग पहले इसका सिम्टम्स को देख लेते हैं। सिम्टम्स ऑफ हिस्टीरिया, इसमें ब्रॉडली इसको दो भागों में बांटा गया है, सेंसरी सिम्टम्स और मोटर सिम्टम्स। सेंसरी सिम्टम्स से तात्पर्य यह है कि इसमें जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो सेंसरी उसी में सेंसरी सिम्टम्स भी पाए जाते हैं। तो ये जो कन्वर्शन हिस्टीरिया में रोगी का जो सेंसरी प्रोसेसेस होता है उसमें विकृति आ जाती है। जैसे सेंस ऑर्गन्स के कार्यों में कुछ विकृति आती है, और जिसको कि हम सेंसरी सिम्टम्स कह सकते हैं। तो प्रमुख रूप से ये 5 तरह के ऐसे सेंसरी सिम्टम्स में हम लोग परिवर्तन देखेंगे और एबनॉर्मैलिटी देखते हैं। सबसे पहले है एनेस्थीसिया। इसमें रोगी के शरीर के किसी अंग में सेंसिटिविटी कम होते हुए दिखाई देती है, जैसे कि धीरे धीरे कम होते जाता है, लुप्त होता चला जा रहा है। तो किसी भी अंग के में सेंसिटिविटी, जो संवेदनशीलता जिसको हम कहते हैं, उसकी कमी पाई जाती है। दूसरा है हाइपोस्थेसिया। इसमें रोगी अपने शरीर से या शरीर के किसी अंग से आंशिक रूप से संवेदनशीलता जो होती है वो धीरे धीरे लुप्त होती चली जाती है। तो ये आंशिक रूप से होता है। नेक्स्ट है हाइपरेस्थीसिया। इसमें रोगी के शरीर में बहुत ज़्यादा अति संवेदनशीलता, जिसको हम कहें ओवर सेंसिटिविटी, पाई जाती है। नेक्स्ट है एनाल्जेसिया। इसमें रोगी के शरीर में दुख या दर्द के प्रति कोई भी सेंसिटिविटी नहीं पाई जाती है, कोई भी संवेदनशीलता नहीं पाई जाती है, उनको किसी तरह का कोई भी एहसास नहीं होता। और फिर है पैरेस्थीसिया। इसमें रोगी जो है असाधारण संवेदना, जैसे किसी प्रकार की घंटी सुनने की संवेदना आदि का अनुभव करता है, जो है नहीं, एक तरह का भ्रम होता है उनको। तो इस तरह से उन लोगों में ये देखा जाता है। तो जो कन्वर्शन हिस्टीरिया के रोगी जो होते हैं वो प्रमुखतः देखते हैं हम लोग कि संवेदी लक्षणों के अलावा संवेदी लक्षण जो होता है उसमें विजन और ऑडिशन से संबंधित ज़्यादातर हम लोग पाते हैं। गलत देखना, गलत सुनना, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि साइट में प्रॉब्लम होता है, जैसे कि ब्लर्ड विजन होता है, डबल विजन होता है। तो इस तरह से, और जो सुनने में भी जो आता है वो कभी कभी आंशिक बहरापन नज़र आता है उनमें, या पूर्ण रूप से वे लोग बहरापन का शिकायत करते हैं। तो ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो प्रभावित होते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होता है उसको हम लोग कहते हैं सिम्टम्स में कहते हैं सेंसरी सिम्टम्स। और अब हम लोग आते हैं मोटर सिम्टम्स पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मोटर सिम्टम्स यानी मोटर, हमारे लिम्स जो हैं, हाथ और पैर, इससे संबंधित होता है। तो इसमें जो कन्वर्शन हिस्टीरिया के रोगी में मोटर ऑर्गन्स के कार्यों में भी कुछ विकृतियां देखने को मिलती है, जिन्हें विशेषज्ञों ने या मनोवैज्ञानिकों ने, फिजियोथेरापिस्ट ने कहा है कि मोटर सिम्टम्स का नाम दिया है उन्होंने। और ये जितने मोटर जो सिम्टम्स होते हैं वो हिस्टेरिकल पैरालिसिस जो होता है वो सबसे अधिक सामान्य इसमें
पाया जाता है। इसमें रोगी के किसी भी हाथ या पैर में पैरालिटिक अटैक हो सकता है, जिसके कारण उनसे संबंधित जो शारीरिक क्रिया जो होती है वो अवरुद्ध हो जाती है। अब जैसे हाथ में अगर होगा तो हाथ का जो क्रिया है वो अवरुद्ध हो जाएगा। कभी-कभी ये भी देखा गया है कि जो पक्षपात का संबंध किसी कार्य विशेष तक ही सीमित रहता है। जैसे समझ लीजिए भोजन करने के टाइम में मांसपेशियाँ काम ना करें, किंतु अन्य कार्य में जैसे लिखना, पढ़ना, कुछ भी वाद्य यंत्र बजाना या कोई भी हाथ का काम करना, उसमें किसी तरह की कोई परेशानी, कोई शिथिलता नहीं आती है उनमें। जैसे चलने-फिरने में भी कभी-कभी क्या होता है कि उन लोगों में ट्रेमर्स भी पाया जाता है, हाथ-पैर में ट्रेमर होगा, झटका आएगा, तो इस तरह की भी चीज़ें देखने को मिलती है। और कभी-कभी क्या होता है कि चलने-फिरने में भी इन लोगों में प्रॉब्लम, जैसे पैर में भी प्रॉब्लम्स होता है, जिसको कहते हैं एस्टेसिया एबेसिया। इसमें सोए रहने पर या बैठे रहने पर कोई भी गतिशीलता या पर अपने नियंत्रण यानी कंट्रोल हो जाता है, या जब कोई व्यक्ति लेटा रहता है, कोई व्यक्ति बैठा रहता है, तो वो कंट्रोल में रहता है। लेकिन जब वो खड़ा होता है या चलने लगता है तो ठीक ढंग से नहीं चल पाता और बेढंगा और बिल्कुल लड़खड़ा कर चलता है। इसमें कभी-कभी क्या होता है कि स्पीच डिसऑर्डर भी देखा जाता है। स्पीच जैसे कि बोलने में प्रॉब्लम होता है। कभी-कभी वो लोग, इसको 2 नाम दिए गए हैं इसमें, एफ़ोनिया और म्यूटिज़्म। एफ़ोनिया का मतलब होता है जैसे कि किस धीमी आवाज़ से बात करना, फुसफुसा कर बात करना, और म्यूटिज़्म का मतलब होता है बिल्कुल ही गूंगा हो जाना। परंतु दोनों को जब हम लोग तुलना करते हैं तो पाते हैं कि अधिकतर कॉमन सिम्पटम जो हिस्टेरिक पेशेंट या कन्वर्शन हिस्टीरिया में पाया जाता है, वो होता है एफ़ोनिया का। तो ये चीज़ है। और अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एपिलेप्सी और इसमें क्या मूलतः क्या अंतर होता है। तो इसमें ये अंतर है कि एपिलेप्सी के दौरान में जो ऐंठन जो होता है वो ऐंठन के समान होता है, जो भी कन्वल्शंस होता है। और इसमें और व्यक्ति को मूर्छा आ जाता है, परंतु हिस्टेरिकल जो मूर्छा होता है, यानी कि जो फेंटनेस होता है, वो दूसरे लोगों के बीच में होता है। यानी हिस्टीरिया का जो होता है वो दूसरों के बीच में होता है, परंतु मिर्गी का दौरा हमेशा अकेले में पड़ता है। तो उसके बाद फिर हम लोग ये देखेंगे कि जो कन्वर्शन हिस्टीरिया का जो रोगी होता है, वो अपने शारीरिक लक्षणों के प्रति बिल्कुल इंडिफरेंट रहता है। उनमें किसी तरह की कोई चिंता देखने को नहीं मिलती है। परंतु अगर वास्तविक रोग अगर किसी को है, क्योंकि इनमें किसी तरह का बॉडीली डैमेज नहीं होता है, ये उनके मन का भ्रम होता है जो कि उनके अंदर होता है। क्योंकि जैसा कि सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि ये हमारे आंतरिक कारणों से होता है, मनोवैज्ञानिक कारणों से ये बीमारी होती है, इसलिए उनके शरीर में किसी तरह के कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक वे में वे लोग बिल्कुल सही, यानी बॉडीली वे में वे लोग बिल्कुल सही होते हैं। शारीरिक विरूपता बिल्कुल ही नहीं उनमें आती है, बल्कि उसमें उनके साइकोलॉजिकल रीज़न्स के चलते उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर भी उनको कोई चिंता उसके बारे में नहीं नज़र आती है। दूसरा है कि जो रूपांतरित जो हिस्टीरिया या फिर कन्वर्शन हिस्टीरिया के जो रोगी होते हैं, उनके जो लक्षण होते हैं वो मिथ्या, झूठे होते हैं, सूडो होते हैं। और परंतु जो वास्तविक रोग में अगर इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो वो कार्य क्षमता समाप्त कर देती है, और सही रूप में जब हम देखेंगे तो उसमें बॉडीली डिसफंक्शन पाया जाता है। नेक्स्ट है कि जो कन्वर्शन हिस्टीरिया में रोगी जो होते हैं उनका जो लक्षण होता है वो सिलेक्टिव होता है, लेकिन इसमें कोई सिलेक्टिव नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति को सचमुच पैरालिसिस है, अगर सचमुच उसके ब्रेन में या किसी तरह का कोई सिम्पटम है और जिसके चलते हाथ पैर में पैरालिसिस आ गया है, तो उसमें वो आंगिक प्रॉब्लम हम लोग देख सकते हैं, ऑर्गेनिक प्रॉब्लम देख सकते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है कि इसमें जो है कि जो कन्वर्शन हिस्टीरिया के जो रोगी होते हैं उनमें हिप्नोसिस और नार्कोसिस की अवस्था में साइकोथेरेपिस्ट कम कर सकते हैं और दूर भी कर सकते हैं। परंतु क्योंकि हम लोग इसमें काउंसलिंग करके या साइकोथेरेपी के द्वारा इनके रोगों को दूर कर सकते हैं, हिप्नोटिक वे में कर सकते हैं, हिप्नोसिस प्रयोग कर सकते हैं, फ्री एसोसिएशन के द्वारा हम कर सकते हैं। परंतु जो लोग वास्तविक रोगी हैं उनमें इस तरह से कोई भी साइकोथेरेपी काम नहीं करता, क्योंकि वास्तविक रूप से वे लोग बीमार होते हैं। तो ये इतने तरह के सिम्पटम्स हैं जो कि हमने आपको बतलाए, और बेसिक जो डिफरेंस है मिर्गी में और एपिलेप्सी में और हिस्टीरिया में वो भी हमने आपको बताया। आशा है आपको समझ में आया होगा ये वीडियो, और अगर किसी तरह का कोई प्रश्न होगा तो ज़रूर मैसेज बॉक्स में डाल के पूछिएगा। धन्यवाद।